हाय गाइस, कैसे हो आप? आशा करते हैं कि आप सभी सही होंगे और ये कोविड से बचाव रखिए अपना भी और अपनों का भी। चलिए अब हम आज का जो टॉपिक लेकर आए हैं इसका नाम है आईपीसी 1860 भारतीय दंड संहिता। जी हाँ, इसके बारे में हम बताना चाहेंगे कि आखिर ये क्या है, इसका क्या महत्व है। आज हम बताने चाहेंगे कि आईपीसी जो भारतीय दंड संहिता है ये किसके द्वारा बनाई गई। मूल विधि से जो प्रश्न आते हैं, प्रश्न 99% इस वीडियो में से फंसने वाले हैं, तो इसीलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है। इसके साथ ही हम आपको बताना चाहेंगे कि ये आईपीसी और भारतीय संविधान में क्या अंतर है। बहुत से लोग समझते हैं कि आईपीसी भारतीय संविधान एक ही बात है, तो देखिए ऐसा अंतर है। वो क्या है कि भारतीय संविधान के नियमों का उल्लंघन करने के बाद, संविधान के उल्लंघन करने के जस्ट बाद आईपीसी शुरू हो जाती है। अब तो आप अंतर समझ ही गए होंगे कि ये आईपीसी संविधान से अलग है। ये मैकाले आए थे हमारे भारत में, लॉर्ड मैकाले 1834 में ये आए और फिर इन्होंने भारतीय दंड संहिता आईपीसी को 1860 में बना के तैयार किया। 1860 में ये आईपीसी बन के तैयार हो गई। और इसको लागू कब किया गया, तो देखिए इसको 1 जनवरी 1862 में लागू कर दिया गया। जब तो भारतीय संविधान जो है वो बन के तैयार भी नहीं हुआ था, आईपीसी पहले लागू हो चुकी थी। और ये केवल भारत के लिए ही नहीं बल्कि और भी 5 भारत समेत 5 देशों के लिए आईपीसी लागू हुई थी। तो देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जितने भी कैंडिडेट, जितने भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं जो पुलिस की तैयारी करने जा रहे हैं, तो चाहे वो पुलिस दिल्ली पुलिस के लिए हो, हरियाणा पुलिस के लिए हो, यूपी पुलिस के लिए हो या महाराष्ट्र पुलिस के लिए हो, किसी भी पुलिस की तैयारी करने जा रहे हैं, सबके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रही है, क्योंकि आईपीसी हर जगह ही कार्य करती है। चलिए अब हम बताएंगे आगे इसमें धाराएं। वैसे तो पता ही होगा कि इसमें चैप्टर कितने हैं, 23 चैप्टर हैं और धाराएं हैं इसमें 511। अब हम आपको बताने जाएंगे सबसे पहला चैप्टर जिसमें धाराएं कितनी आती हैं, 1 से लेकर 5 तक की धाराएं फर्स्ट अध्याय में है, जिनमें ज्यादा कुछ नहीं है। प्रस्तावना, उद्देशिका, नाम और इसका क्षेत्र। इस धारा के अंतर्गत ये चीजें आती हैं कि भारतीय दंड संहिता की प्रस्तावना में और क्या किस उद्देश्य से है ये, और इनके क्या क्या नाम है और कौन कौन से क्षेत्र में ये लागू होती है। जम्मू कश्मीर को छोड़कर सारे देशों में लागू की गई थी और जो 5 देश हैं उनमें लागू हुई थी, लेकिन आज की डेट में तो अब जम्मू कश्मीर में भी ये कार्य कर रही है और लागू है। अब आते हैं अध्याय 2, धारा 6 से 52। साधारण स्पष्टीकरण, कठिन शब्दों की व्याख्या। तो जितने भी इसमें कठिन शब्द हैं उन सब की व्याख्या, और उदाहरण के तौर पे है चल संपत्ति। धारा 22 चल संपत्ति की व्याख्या, क्योंकि अचल संपत्ति तो कहीं जा ही नहीं सकती है और चल संपत्ति आपकी कहीं भी इसको ले जाया जा सकता है, तो इसलिए इसकी व्याख्या इस धारा के अंतर्गत आती है। आप बताते हैं चैप्टर 3 53 से 75 दंडों के विषय में विस्तृत जानकारी। तो देखिए दंडों के बारे में जानना बेहद जरूरी है। दंड कितने प्रकार के होते हैं, वो हैं 5 प्रकार के। 5 कौन कौन से हैं? सबसे पहले है मृत्यु दंड, दूसरे नंबर पे आजीवन कारावास और तीसरे नंबर पे कारावास। तो कारावास भी इसमें 2 प्रकार के हो गए हैं, एक साधारण कारावास और दूसरा है सश्रम कारावास। और चौथे नंबर पे है पेनाल्टी, जुर्माना जिसको पेनाल्टी बोलते हैं। और 5वें नंबर पे संपत्ति सम अपहरण, जिसको
कुर्की के नाम से भी जाना जाता है। अब तो आप समझ ही गए होंगे। संपत्ति संहरण, तो देखिए पहले 6 प्रकार के दंड हुआ करते थे। छठवें, अब तो खैर 5 ही हैं, लेकिन फिर भी बता दें हम, छठवें जो दंड था वो था देश निकाला। देश निकाला, जिसको काला पानी की सजा बोलते हैं, काला पानी। अब ये नियम हटा दिया गया है, 5 ही प्रकार के दंड अब बचे हुए हैं। ये तो आपकी जानकारी के तौर पे हमने छठवां बताया है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 3 के तहत अभी 2 धाराएं और हैं जो कि जानने के लायक हैं, जो है धारा 67, जुर्माना न भरने पर सजा, न भरने पर सजा। तो देखिए जुर्माना न भरने पर सजा, अब जुर्माने इसके तौर पे हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर जुर्माना 50 से कम है, 50 रुपए से कम है, उसको न भरने पर 2 माह की सजा, कितनी, 2 माह की सजा हो सकती है। अगर 50 से अधिक है, 100 से कम, 50 से 100 तक है, उसको 4 माह की सजा का प्राविधान है। अगर 100 से अधिक है, 100 से अधिक है, उसे कम से कम 6 माह की सजा का प्राविधान इसमें आता है। और एक और धारा है, धारा 73 है एकांत प्रतिरोध। एकांत प्रतिरोध, सॉलिटरी कंसाइनमेंट। इसमें क्या है कि एकांत में पता तो होना चाहिए एकांत में कितने दिन तक रखा जा सकता है, और ज्यादा से ज्यादा कितने तक, और कम से कम कितने दिन तक। देखिए ये धारा संगीन अपराधियों के लिए ही होती है। अधिकतम सजा 90 दिन की होती है और लगातार 14 दिन से ज्यादा नहीं रखा जा सकता। 14 एकांत प्रतिरोध में क्यों नहीं रखा जाता? क्योंकि अगर इन्हें एकांत में न रखा जाए तो अगर कोई संगीन बहुत ज्यादा अपराध किया है तो अपराध किया है वो लोग इसे कहीं मार न दें, उसका भी तो डर होता है, तो इसीलिए इनको एकांत में ही रखा जाता है। और कंडीशन मैंने आपको इसकी बता दी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 4 में 76 से 106 तक की धारा आती है और इसमें है साधारण अपवाद। अपवाद तो देखिए 76 से 95 तक में जो बताया गया है, पुलिस द्वारा धोखा। अब आप सोच रहे होंगे कि पुलिस द्वारा धोखा कैसे? तो देखिए अगर पुलिस कहीं पर किसी गांव में किसी व्यक्ति को लेने जा रही है जिसका कोई भी नाम है, जैसे कि करण को लेने जा रही है, तो पुलिस वहां पर कोई दूसरा करण मिला, उसको ले आई वो समझ करके, और उसको जैसे उन्हें ला करके खूब अच्छे से खातिर पानी कर दी, जो कि अच्छे से होती है। फिर उसके बाद उन्हें पता चला कि ये करण नहीं है, वो दूसरा है, और फिर उसने सॉरी बोल करके उसे छोड़ दिया। तो ये अपवाद इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये धोखे से हुआ ऐसा, इसीलिए ये अपराध नहीं कहा जा सकता। अब आती है धारा 96 से 106, प्राइवेट प्रतिरक्षा आत्मरक्षा का अधिकार। इसमें किए गए कृत्य अपराध नहीं कहे जाएंगे। अगर अपनी रक्षा के लिए प्राइवेट के प्रति किसी की रक्षा की जा रही है और लग रहा है कि अब जान जाने का पूरी तरह से खतरा है और समय भी नहीं मिल पा रहा है, तो उसमें रक्षा की जा सकती है, तो ये इस धारा के अंतर्गत आती है। चैप्टर 4 में और भी कुछ मुख्य धारा हैं जिनको बताना थोड़ा जरूरी लगता है, जिसमें जैसे कि धारा 77। धारा 77 न्याय कार्य करते हुए यदि जज जैसे किसी व्यक्ति को 4 साल की सजा सुना देता है, तो फिर बाद में उसे पता चलता है कुछ ही टाइम बाद कि वो व्यक्ति निर्दोष है जिसको ये सजा सुनाई गई है, तो फिर ये अपराध नहीं माना जाएगा। जज के द्वारा जो ये गलती हुई है वो ये अपवाद में ही आएगी, क्योंकि न्याय कार्यों के आदेशों का पालन करते समय, पर न्याय कार्यों का पालन करते समय किसी को दंड दिया जाता है। जैसे मान लो जज ने किसी को फांसी की सजा सुना दी, तो जल्लाद उस जज के कहे अनुसार उसको फांसी देता है, और ये फांसी देना, किसी को मारना, ये तो अपराध है, लेकिन ये अपराध के तहत न आते हुए अपवाद में आता है। क्यों? क्योंकि जल्लाद तो सरकार के आदेश का पालन कर रहा है, इसलिए। अब आते हैं धारा 81।
81 में है आवश्यकता का सिद्धांत। आवश्यकता का सिद्धांत। अब ये कैसे है, मान लीजिए ये 5 घर हैं, किसी एक घर में आग लग जाती है तो एक घर से बगल वाले घर में भी आ जाती है और बगल से दूसरे से तीसरे घर में आती है। तो यहीं पर अगर यह घर अगर हटा दिया जाए, बीच में गैप कर दिया जाए, तो बाकी का गांव के घर बच सकते हैं। तो ये आवश्यकता के अंतर्गत ये किया गया, इसलिए अपराध में ना आकर के अपवाद में ये आता है। धारा 82, 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चे का कृत्य। बच्चे का कृत्य, अगर बच्चे 7 वर्ष से कम उम्र का है और उससे कुछ गलत कार्य हो जाता है तो वो अपराध में नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि बच्चे उस टाइम पे इतना बोध नहीं होता है, अबोध बालक होता है, इसलिए ये अपराध के अंतर्गत न आकर के अपवाद में ये आता है। और धारा 83, इसमें है 7 से 12 वर्ष तक के बच्चे। अगर 7 से 12 वर्ष तक के बच्चे से कोई अपराध होता है तो वो अपवाद में इसलिए आता है क्योंकि ये बच्चा भी बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता। हाँ, इतना बड़ा होता है कि इसको समझाया जा सकता है। बाल संरक्षण गृह में इन बच्चों को रखा जा सकता है और वहां पर इन्हें शिक्षित किया जाता है और ये अपवाद में आता है, न कि ये अपराध में। अब धारा 96, आत्मरक्षा या प्रतिरक्षा में किया गया कार्य। ये अपराध के अंतर्गत नहीं आता, अपवाद में आता है, क्योंकि अपनी रक्षा या दूसरे की रक्षा करते समय यदि किसी को आघात पहुंचता है तो ये अपराध नहीं माना जाएगा। अब धारा 97 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। धारा 97 में शरीर या संपत्ति की रक्षा में किया गया कार्य। यदि मान लीजिए शरीर, जैसे कि महिलाओं का के साथ रेप वगैरह या जो जबरदस्ती की जाती है, तो ऐसे में वो अपने आप को बचाव करने हेतु यदि ऐसा उसे ये अपराध हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो इसमें वो अपराध नहीं माना जाएगा, क्योंकि स्वयं की रक्षा करने हेतु ऐसा हुआ। और संपत्ति की रक्षा अगर की जा रही है, उसमें यदि चांस नहीं मिल पा रहा है उस संपत्ति को बचाने का, तो फिर ऐसा करते हुए बचाव करते हुए यदि मृत्यु कारित हो जाती है या घायल हो जाता है तो अपराध के ये उसमें नहीं आएगा। धारा 98, इसमें है किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति या शरीर की रक्षा में किया गया कृत्य। अपराध नहीं कहा जा सकता। जैसे कोई पड़ोस में ही कोई ऐसी बात हो गई हो कि पड़ोसी को कोई मार रहा हो या उसकी संपत्ति को नष्ट करने जा रहा हो, तो आप उसके बचाव हेतु में अगर उसको बचाने के लिए सामने वाला व्यक्ति अगर घायल हो जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है बचाव करते समय, तो ये अपराध नहीं कहा जा सकता। धारा 99, धारा 99 में है आत्मरक्षा में किए गए कार्य लिमिटेड करना। देखिए, अगर किसी की जान को, संपत्ति को, शरीर को अगर खतरा हो रहा है, खतरा होने का डर है, तो जहां तक हो संभव वहां तक बचाव किया जाए कि मतलब डायरेक्ट उसको मृत्यु ना करके उसको घायल भी किया जा सकता है। तो मतलब ये इसमें हर चीज इस धारा के अंतर्गत इसमें सारी लिमिटों के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से इसमें ये आत्मरक्षा करने के लिए उसका बचाव कैसे किया जा सकता है। धारा 100, आत्मरक्षा में मृत्यु कारित कब कर सकते हैं। देखिए, इसके अंतर्गत आता है कि अगर जान जाने का खतरा है तो मृत्यु कारित कब कर सकते हैं। जैसे कि शारीरिक क्षति, आपकी जान जाने का खतरा, किडनैपिंग, इससे इन चीजों को करते समय मृत्यु कारित होता है तो ये अपराध नहीं माना जा सकता। 104, संपत्ति की रक्षा में मृत्यु कारित कब कर सकते हैं। ये तो हमने आपको बता दिया। जैसे लूट हो रही हो, गृह भेद हो रहा हो, जो सेंध मार रहे हो, या संपत्ति को जलाया जा रहा हो या घर को जलाया जा रहा हो, तो ऐसे में अपने बचाव हेतु मृत्यु कारित हो जाती है तो वह अपराध नहीं कहा जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो तो आप ये और उसका आप ले लीजिए अभी। अब हम डाल रहे हैं इसे, शुरू करते हैं चैप्टर 5। चैप्टर 5 में है 107 से 120। दुष्प्रेरण के अंतर्गत आता है ये। दुष्प्रेरण के अंतर्गत आता है किसी कार्य को करने के लिए दुष्प्रेरणा देना, उकसाना या गलत कार्य करने के लिए उसको प्रेरणा देना, ये भी एक अपराध के रूप में आता है। चैप्टर 5A में है चैप्टर 5A। देखिए ये बाद में जोड़ा गया है, धारा 120A और धारा 120B, ये इसी में जोड़ा गया है बाद में। और इसमें क्या बताया है कि षड्यंत्र की परिभाषा है 120A में, षड्यंत्र की परिभाषा, और 120B में इसमें बताया गया है कि षड्यंत्र में कम से कम 2 या 2 से अधिक लोग होंगे तभी ये षड्यंत्र की परिभाषा में आएगा, और इससे कम होंगे तो ये इसमें नहीं आता। और 120B में बताया गया है दंड विधान। इसमें दंड विधान में बताया गया है कि अगर षड्यंत्र हुआ है तो वो उनके लिए क्या क्या दंड होना चाहिए। अब आते हैं चैप्टर 6 130। इसमें है राजद्रोह या देशद्रोह, ऐसा कार्य जिससे देश की गरिमा को आघात पहुंचता है या राष्ट्रीय चिन्ह वगैरह जलाए जाते हैं, कहीं तिरंगे का अपमान होता है, कहीं राष्ट्रीय गान का अपमान होता है, तो वो देशद्रोह के अंतर्गत अपराध में आता है। चैप्टर 7 धारा 131 से 140 हुए अपराध, तीनों सेनाओं से संबंधित हुए अपराध। तो देखिए इनका कोर्ट मार्शल जो होता है वो अलग काउंट होता है, और तीनों सेना, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, इनमें जो भी होता है वो धारा 131 से 140 के अंतर्गत अपराध के उसमें आता है। और चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट धारा। चैप्टर 8 में है 141 से 160 सार्वजनिक शांति भंग अपराध, शांति भंग से संबंधित अपराध सार्वजनिक, जैसे कि लाउड स्पीकर वगैरह लगा दिए जाते हैं, कभी बच्चों का एग्जाम वगैरह होता है, डीजे बहुत तेज तेज चल रहा होता है और काफी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं स्टडी करने वाले बच्चों को भी, और कुछ नियम होते हैं उसमें, फिर भी मतलब बहुत ज्यादा तेज लाउड स्पीकर कर दिए जाते हैं, तो ये सार्वजनिक शांति भंग के अपराध के अंतर्गत इस धारा में ये चीजें सारी आती हैं। इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण 3 धाराएं जो बताने लायक हैं, और जिसमें से एक धारा है 144 विधि विरुद्ध जमाव अपराध। इस धारा के अंतर्गत 5 से अधिक लोग इकट्ठे होते हैं जहां पर अपराध होने की संभावना होती है। देखिए धारा 144 लागू होते हुए इसमें क्या होता है कि 5 या 5 से अधिक अगर व्यक्ति कहीं इकट्ठे होकर वार्तालाप कर रहे हैं या वहां पर झगड़ा होने की संभावना होती है तभी ये धारा लागू होती है। तो धारा 144 के तहत विधिक कार्रवाई की जा सकती है। अगला चैप्टर है 9 धारा 171 तक। इसमें लोक सेवकों से संबंधित अपराध, लोक सेवकों से संबंधित अपराध। लोक सेवक जो होते हैं संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा जो व्यक्ति चुने जाते हैं, जो कर्मचारी चुने जाते हैं, उनसे संबंधित अगर ये अपराध होता है तो इस धारा के अंतर्गत आता है। इसमें क्या है 9A धारा 171A से लेकर 171I तक चुनाव से संबंधित अपराध। चुनाव आयोग या चुनाव से संबंधित जो अपराध होते हैं वो ये नया अध्याय जोड़ा गया है, इसमें इसके अंतर्गत ये कार्य आता है। अगला है चैप्टर 10 धारा 172 से 190 लोगों के लोक सेवकों के विधि पूर्व प्राधिकार के विरुद्ध
अवमानना। ये जो लोक सेवक अधिकारी लोग होते हैं, अगर कोर्ट की आदेश का पालन नहीं करते हैं तो वो अवमानना इस धारा के अंतर्गत अपराध आता है। चैप्टर 11 धारा 191 से 229 ए, झूठा साक्ष्य प्रस्तुत करने संबंधी अपराध। इसमें झूठे साक्ष्य प्रस्तुत कर दिए किसी जॉब को पाने के लिए, उल्टी सी डिग्री जो है नहीं और फिर भी उसको बना दिया गया, या फिर किसी में किसी का फोटो लगा दिया, आधा किसी का आधा किसी का, तो ये झूठे साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। तो ये धारा 191 से 229 ए के अंतर्गत ये अपराध माना जाता है। समय ज्यादा हो रहा है इसलिए अब यहीं पर हम इसे रोकते हैं। अगली वीडियो में इससे आगे की सारे चैप्टर और धाराएं आएंगी। आपको हमारी क्लास पसंद आ रही हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना ना भूलिए, जिससे कि आपका मोटिवेशन हमें प्राप्त हो और हम बेहतर से बेहतर क्लास ले सकें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।